नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। झारखंड में 23 नवंबर को जो नतीजे आए, उस नतीजे ने झारखंड में बीजेपी के हर नफरती एजेंडे को तार तार कर दिया। लेकिन 23 तारीख को झारखंड में जितनी बेइज्जत हुई भाजपा, उससे ज्यादा बेइज्जत अब हो रही है। चुनाव हारने के बाद शायद ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिला कि कोई राजनीतिक दल बुरी तरह से चुनाव हारे और उसके बाद फिर अपने उसी नफरती एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाए। ऐसा दुस्साहस सिर्फ भाजपा करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे प्रवास के बाद असम लौट गए, लेकिन असम में बैठकर आज भी वो डिक्टेट कर रहे हैं झारखंड के बड़े नेताओं को। और झारखंड के उन बड़े नेताओं पर झारखंड शर्मसार है कि वो असम में बैठे हिमंता बिस्वा शर्मा के इशारों पर नाच रहे हैं और अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं, पार्टी की भी बेइज्जती करवा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड का अपमान करवा रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आज और सीधा मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को कि वो मनीष आनंद को जोड़ लें इस पूरी घटना को समझने के लिए और अब फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू करें। एक एक कर फोटोग्राफ्स दिखाते जाएं, सारे दिखाते जाएं। मैं उस फोटोग्राफ्स के बारे में बताता जाऊंगा। ये बाबूलाल मरांडी हैं। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री। झारखंड का राजनीतिक इतिहास कभी भी लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम उसमें बाबूलाल मरांडी का होगा। लेकिन कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि बाबूलाल मरांडी के सामने 51 लोग बैठे होंगे। ऐसे लग रहा है कि कोई भोज है और 51 लोगों को उन पंगत में बैठाना है और पूरी और कद्दू की सब्जी खिलानी है, जो संघियों को प्रिय है, कद्दू की सब्जी। वही लग रहा है। ये आप उंगली पर अगर गिनना शुरू करें, अगर मैं फोटो रोक दूं, होल्ड कर दूं, जैसे इस फोटो को रोक दीजिए कंट्रोल रूम, आप अगर उंगली पर गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं। हमने नंबरिंग इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हम लोगों पे थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, तो उतना नंबरिंग नहीं करवा पाए। आपके सामने फोटो रोक दिया है, आप चाहें तो गिनती कर सकते हैं, आगे से 1 2 3 4 करके गिन लीजिए। ये 51 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। हो सकता है, मतलब मैं कहूं हो सकता है 52 53 भी हो जाए, लेकिन 51 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि 51 से ज्यादा होंगे। ये जो आपको जितने दिखे वहां पर, ये दरअसल बाबूलाल मरांडी चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर निकले थे झारखंड में। आदेश था हिमंता बिस्वा शर्मा का। सोचिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर अगर झारखंड का, भले बाबूलाल मरांडी चुनाव हार जाए, अर्जुन मुंडा भले चुनाव हार जाए, चंपई सोरेन भले चुनाव हार जाए, लेकिन चंपई सोरेन हूं, अर्जुन मुंडा हूं, बाबूलाल मरांडी हूं, ये कई मायनों में हिमंता बिस्वा शर्मा से बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर, सीनियर लीडर है। ये झारखंड का अपमान है। बाबूलाल मरांडी अगर अपमानित होते हैं तो उसमें निजी तौर पर मैं प्रसन्न नहीं होता हूं कि मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊं कि बाबूलाल मरांडी की बेइज्जती हुई, अपमानित हुए हैं। बाबूलाल मरांडी का अपमान झारखंड का अपमान है। और कोई बाहरी आदमी आकर के करे, बाहरी करे, मैं घुसपैठिया नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बाहरी किसी दूसरे प्रदेश का आदमी आए और झारखंड के इतने वरिष्ठ नेता का अपमान करे। दरअसल ये अपमान इसलिए है क्योंकि जो मुझे खबर मिली है, मैं मनीष से उस पूरी खबर को समझूंगा, कि हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव हारने के बाद जब गए असम, तो असम से उन्होंने आदेश ये फरमाया कि आप लोग घुसपैठिया वाले मुद्दे को छोड़िए मत। ये तो भाजपा का जज्बा है कि हारने के बाद भी अपने मिशन पे लगी रहती है, लेकिन उनका हुक्म आया कि अब से आप लोग फिर मैदान में निकलिए और ये घुसपैठिए के मुद्दे पर आप लोग लगातार, जैसे चुनाव के दरमियान आक्रामक थे, वैसे ही आक्रामक रहिए। तो फिर निकल गए। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, हारा वो। जहां से इस घुसपैठिए वाले प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, ओझा जी का क्षेत्र, वो ओझा जी, बाबूलाल मरांडी, ये सब निकल गए और कर दिया एक कार्यक्रम। पहला एक कार्यक्रम ऐसा दिखा है कि अगर आप, मतलब बाबूलाल मरांडी में जरा सा भी आत्मसम्मान, जरा सा भी शर्म और लाज बची होगी, जो कि तमाम नेताओं में नहीं बची है, अगर बाबूलाल मरांडी में बची होगी, तो अब वो दूसरा कार्यक्रम नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे।
मैं सीधा अब चल रहा हूँ मनीष के पास। मनीष, ये क्या कार्यक्रम था, जरा डिटेल में बताइए, और मैं फोटोग्राफ्स भी कहूंगा चलाने के लिए, कि फोटोग्राफ्स के जरिए पहचानवाइए कि कौन सा नेता मंच पर है, कौन कौन मौजूद है, ये चश्मे वाले भाई साहब, उधर जीन्स वाले भाई साहब, कौन कौन है, जरा बताइए मनीष। देखिए, जो सबसे पहले बताता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट बरहेट के पेटकसा जगह, वहां पर ये कार्यक्रम था। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर ही इस मामले को, कार्यक्रम को रखा गया था कि लोगों को अवगत कराना है। क्योंकि बीजेपी का मानना है, हेमंता बिस्वा शर्मा का मानना है कि इस चुनाव में तो वो असर नहीं हुआ, उसका असर नहीं दिखा, लेकिन 2029 के चुनाव में इसका असर दिख सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो जनता को यह अवगत कराना होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कहां तक पहुंच चुके हैं और वो कहां तक कब्जा कर लेंगे। तो हेमंत बाबूलाल मरांडी उसको उस मिशन पर निकल गए। और आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी हैं, उनके ठीक बगल में लाल रंग की जो बंडी पहनी हुई है वो है अनंत ओझा, जो राजमहल की सीट से इस बार चुनाव हार गए। और वहीं से उन्होंने ही पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला को उठाया था कि देखिए, संथाल परगना में साहिबगंज में जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं। और इस तरीके से उनके ठीक बगल में ब्लू कलर के जो बंडी है उसमें जिलाध्यक्ष है। और उनके ठीक बगल में है गमलियम हेम्ब्रम, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बीजेपी के उम्मीदवार। और ये कार्यक्रम रखा गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो है लोगों को, आम लोगों को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को सजग किया जाएगा। तो आपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ही दी कि भाई ये देख लीजिए। अब वाकई में ये बहुत शर्मनाक है कि बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हो किसी राष्ट्रीय पार्टी के, वो अगर कार्यक्रम कर ले तो उंगलियों पर भी हम भीड़ गिन सकते हैं कि कितने। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि कोई मुखिया अगर अपने पंचायत में अगर बैठ जाए तो इससे ज्यादा भीड़ ले आएगी। जो भीड़ की स्थिति देखी, और बाकी विधायक और बड़े नेताओं की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति है कि क्या रिस्पांस है पब्लिक का, और ऐसे तस्वीरें जो है वो सार्वजनिक की जाती है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने इसमें से सिर्फ एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो पोस्ट किया, जिसमें कि वो संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे थे, उसके बाद की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसको अपने एक्स पर पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है वो जग हसाई करा देगा, उनकी भी करा देगा, और बीजेपी की तो जग हसाई कराएगा ही कराएगा। आप देख लीजिए किस तरह का जो दरी बिछाई गई, वो दरी भी पूरी ना हो सके। मतलब इतनी थी कि वो दरी भी जो है, जिस दरी को बिछाया गया था कि लोग आएंगे, गांव के लोग आएंगे, सुनेंगे, वो दरी भी पूरी, मतलब पूरी तरह पे भर न सका। तो असलियत ये है। और बड़ा दुख होता है आशीष, कि बाबूलाल मरांडी जैसे वरिष्ठ नेता की ऐसी स्थिति हो गई, जो आज बीजेपी के 21 विधायक है, और 2009 में बाबूलाल मरांडी अपने दम पर 11 विधायक जिता के लाए थे। वो अलग बात है कि उसमें से ज्यादातर विधायकों को बीजेपी तोड़ के अपने साथ ले गई और अपने पार्टी में मिला लिया। लेकिन इस आदमी का, बाबूलाल मरांडी का, कितना बड़ा राजनीतिक कद झारखंड में रहा है, और है भी। लेकिन और उसी करिश्मे की वजह से जो है वो 2019 में अमित शाह इसी तरह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारे थे, तो अमित शाह बाबूलाल मरांडी को इसी मंशा के साथ लेके आए थे कि 2024 में वो कोई करिश्मा करेंगे। लेकिन 2024 में वो कोई करिश्मा कर नहीं सके। ऊपर से हेमंता बिस्वा शर्मा आ गए, तो वो अपने तरीके से पूरे बीजेपी को, झारखंड बीजेपी को ऑपरेट करते। यही नहीं, चुनाव हारने के बावजूद भी असम में बैठ के भी अभी भी वही ऑपरेट कर रहे हैं। और जब झारखंड में चुनाव का नतीजा आया तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा बहुत अहम है, और जो भी बीजेपी के नेता हैं इस मुद्दे को लगातार जाके क्षेत्र में कहें, जनता को इससे अवगत कराएं। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के जितने भी हारे हुए प्रत्याशी थे, खासतौर पे, जीते हुए प्रत्याशी तो है, हारे हुए भी प्रत्याशी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को एक बार फिर से उछाला। और मैं जब उस पोस्ट को देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि जिस मुद्दे को जनता ने पूरी तौर पे नकार दिया हो, जिसका 1% भी असर ना हुआ हो चुनाव में, 1%, मतलब बांग्लादेश घुसपैठियों के मुद्दे से अगर 1% वोट बीजेपी का बढ़ा हो उस नाम पे, तो हम मान के चले कि चलिए ये मुद्दा हो। तो जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया हो,
आप फिर उसी मुद्दे को लेके आ रहे हैं, तो आप 2029 में बीजेपी को कहां ले जाना चाहते हैं? ये तस्वीरें और ये मुहिम यही बता रही है आशीष। नहीं, लेकिन एक बात है, इसमें एक चीज को समझना होगा, ये भाजपा के का जो तरीका है, तौर तरीका है, या संघ को, मैं भाजपा के ऊपर पहले संघ को रखता हूं, क्योंकि ये भाजपा जो भी करती है संघ के ही स्टाइल में करती है। मोदी स्टाइल उसमें एड ऑन हुआ है, लेकिन संघ जो मूल विचार की गंगोत्री है वो संघ के भीतर है। संघ बड़े स्लो मोड में काम करता है हमेशा। संघ को बहुत तेजी नहीं होती है, बहुत जल्दी नहीं होती है। लोग जैसे पंचवर्षीय योजना रखते हैं, संघ 50 वर्षीय योजना रखता है कि हमको 50 साल में इस टारगेट तक पहुंचना है। और इस देश के तमाम हिस्सों में जहां पर आज से 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक पहले संघ की एंट्री नहीं थी, जहां जहां संघ की जड़ें थी ही नहीं, बीज नहीं पड़ा था, आज वहां पर संघ वृक्ष बनने लगा है। क्योंकि वो एक लंबी योजना लेकर के चलता है, लंबी योजना, कि आज हम करेंगे, आज हम 5 लोगों तक जाएंगे। तमाम जो है संगठनों का होता है कि हम डे 1 में ही 5,000 लोगों तक जाएं। उसका रहता है एक आदमी पकड़ो, एक आदमी को कोने में बिठा करके समझाओ धीरे धीरे। पब्लिक में नहीं समझाएंगे क्योंकि पब्लिक सवाल करेगी, कोने में ले जाओ उसको, कोने में बिठा करके एक आदमी को समझाओ, ब्रेन वॉश उसका करो, फिर वो लगेगा तो वो 3 को जाएगा, फिर 3 से 6 पे, 6 से 10 पे। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल की योजना सामने रखते हैं। मैं इस बात से सचेत कर रहा हूं झारखंड को। ये जो है कि चुनाव हार गए फिर भी घुसपैठिए, ये बड़ा टास्क रख लिया अपने लिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा टास्क भाजपा ने रखा कि आखिर झारखंड नफरत को कैसे खारिज कर दिया, हम फैला के दिखाएंगे, हम झारखंड में डिवीजन करवा के दिखाएंगे, हम झारखंड में हिंदू मुसलमान करवा के दिखाएंगे। ये टास्क रखा है। अगर ये कार्यक्रम अभी भी चुनाव हारने के बाद हो रहे हैं तो इस कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है ना झारखंड के विकास से। कोई लेना देना नहीं है झारखंड की तरक्की के से, झारखंड वासियों की तरक्की से, आदिवासियों की तरक्की से, दलितों की तरक्की से, पिछड़ों की तरक्की से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम का मतलब है कि हम उस मिशन में, चाहे 5 आदमी सामने हैं, 10 आदमी सामने हैं, उनको, आपने कहा ना कि 1% लोग भी घुसपैठ वाले मुद्दे पर नहीं वोट किए, खारिज कर दिया झारखंड ने। तो 1% भी नहीं किया, वही भीड़ दिखा रही है कि भीड़ कोई किसी ने नहीं किया, उस भीड़ को बढ़ाना है। आज ये मैं थोड़ा दूसरे एंगल पे जा रहा हूं। आज 10 लोग आए हैं, कल 50 आएंगे, 500 आएंगे, 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 2029 तक फिर वो इंजेक्शन इतना असर कर जाएगा, वो नफरती एजेंडा इतना प्रभावकारी हो जाएगा कि 50,000, 60,000 की भीड़ सिर्फ इसलिए होगी कि ना मुसलमान नहीं चाहिए, घुसपैठिया नहीं चाहिए, घुसपैठिया झारखंड पे खतरा है। क्योंकि इस बार ये नया नया आया था तो फेल कर गया। इस चीज को झारखंड के लोगों को समझना होगा कि ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे एक लंबी बेइज्जती तो हो रही है बाबूलाल मरांडी की, लेकिन भाजपा और संघ के लिए बाबूलाल मरांडी जैसे बहुत सारे नेता बेइज्जत हो जाए उनको नहीं फर्क है, उनको अपने टारगेट तक पहुंचना है, संघ को, बीजेपी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये इस एंगल पर मैं ले जाना चाहता हूं। तो क्या ये नहीं आपको लग रहा है कि ये वेल्थ में नहीं है? झारखंड के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए चुनाव जीतने के बाद भी, और खासकर हेमंत सोरेन को, जेएमएम को इस पे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कांग्रेस के अलर्ट रहने ना रहने से कोई फायदा है नहीं, वो अलर्ट मोड में भी सोते हैं। बहुत कम लोग, जैसे होता है ना कुर्सी पे बैठे बैठे सोना, तो अलर्ट मोड में भी कांग्रेसी हैं कि वो कहो सावधान तो सावधान में सो जाते हैं, विश्राम में तो सोते ही रहते हैं। तो दोनों भी स्थिति में सोते हैं, सावधान विश्राम में। लेकिन हेमंत सोरेन और जेएमएम को क्या आपको लगता नहीं है कि अलर्ट मोड में रहना चाहिए? ये लंबी योजना है, ये लंबी योजना का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है स्क्रीन पर। नहीं आशीष, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जब हेमंता विश्वकर्मा ने जब ये मतलब बयान जारी किया कि बांग्लादेश से घुसपैठियों के मुद्दे को उठाते रहिए, तो उसके बाद सबसे पहले चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये ये पोस्ट किया और कहा कि देखिए ये कोई राजनीतिक और चुनावी मुद्दा नहीं था, ये सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे को लेकर जो घुसपैठियों का मामला है उसको हम लगातार उठाते रहेंगे, इसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो उस पे निशिकांत दुबे ने उनको टैग करके कहा कि हाँ आप आंदोलन करिए, हम भी आपके साथ हैं। तो चुनाव में हारने के बाद ये मुद्दा पूरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद भी जैसे ही हेमंता विश्वकर्मा ने टास्क दिया, चंपई सोरेन आ गए, पोस्ट कर दिया,
तो अब जब चंपई सोरेन ने पोस्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी को लगा कि नहीं, जो अगर उन्होंने पोस्ट कर दिया और कहा कि जो है वो हम तो सामाजिक विषय है तो हम तो इस पे यात्रा पे निकलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आनंद फानन में बाबूलाल मरांडी संथाल परगना चले गए और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चले गए और एक कार्यक्रम को दरी बिछा के आयोजित कर दिया। लेकिन आप देखिए कि वो दरी भी भर नहीं सकी। लेकिन जो जहर भरने की बात आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि उस पर सरकार को मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए और ध्यान देगी भी। लेकिन आशीष, बीजेपी जब तक, ये मुझे लगता है कि तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके पास कोई एक फेस चेहरा ना निकल के आए। कोई भी आंदोलन के लिए एक चेहरा बहुत जरूरी होता है और बीजेपी के पास ऐसा लग रहा है कि वो अभी झारखंड में नेतृत्वहीन, चेहरा विहीन हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। 3 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि उसमें उसके बाद बाबूलाल मरांडी इस्तीफा दे देंगे। तो बीजेपी 2029 में किसके चेहरे पर जाएगी और कौन से मुद्दे पर जाएगी? तो मुद्दा तो इन्होंने अभी सिलेक्ट कर लिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उनके लिए 2029 में भी जिंदा रहेगा। लेकिन चेहरा बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं होगा तो बीजेपी के लिए और संकट की स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि इसमें नंबर गेम की भी बात है कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने कौन सबसे बेहतर नंबर लेके आता है। क्योंकि आप देख लिया कि अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी चुनाव हार गई तो उनकी राजनीति खत्म हो गई। मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव हार गई तो उनकी राजनीति खत्म हो गई न। और चंपई सोरेन के बेटे भी चुनाव हार गए तो उनकी राजनीति पर भी संकट है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। तो बीजेपी के सामने जो संकट है, एक तो कोई नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। तो जो लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही अगर ने कोई टास्क दे दिया तो वही अभी भी लग रहा है, मतलब चुनाव हारने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अभी भी झारखंड को ऑपरेट कर रहे हैं और गुवाहाटी में बैठ के वो रांची को चलाना चाहते हैं और बीजेपी को चलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात है बड़ा महत्वपूर्ण इसमें समझने वाला झारखंड के लोगों के लिए, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि देखिए झारखंड की अस्मिता कितने खतरे में है। झारखंड के स्वाभिमान को कैसे झारखंड के भाजपा के नेता दांव पर लगा रहे हैं। चंपई सोरेन ने तुरंत अपना नंबर बढ़ाया। हेमंता बिस्वा शर्मा, सोचिए चंपई सोरेन बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, लेकिन हेमंता के सामने नंबर बढ़ाने के लिए तत्काल आए कि सामाजिक मुद्दा है। और जैसे ही वो आए, बाबूलाल मरांडी को लगा मेरा नंबर न कम हो जाए, तो वो भी मैदान में कूद गए, कहीं हमारा नंबर। अब सोचिए झारखंड के भाजपा नेताओं की हालत यह है कि मोदी शाह को छोड़ करके हिमंता के सामने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। बताइए आप, हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने नंबर बढ़ाने में अगर लगे हैं तो ये उनकी बेइज्जती नहीं है, ये झारखंड की बेइज्जती करवा रहे हैं। लेकिन एक बात और, जिसको मनीष ने कहा कि फेस, दरअसल ये जो इंजेक्शन होता है ना नफरत वाला, धर्म, घुसपैठ, ये मंगलसूत्र, भैंस, बेटी, बहू, इसके इर्द गिर्द जहां पर कोई भी तर्क की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, वो सब साइड में पड़ा रहता है। वहां फेस की जरूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान मामा बहनों के भाई और भांजियों के मामा थे, उनको चुनाव के दरमियान ही दरकिनार कर दिया गया था और पूरे मध्य प्रदेश को पता था, तमाम चर्चाएं हुई कि अगर चुनाव भाजपा जीतेगी तो शिवराज को किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन भाजपा चुनाव जीती और मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे को घर बिठा दिया गया। वसुंधरा राजे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। राजस्थान जीती भाजपा, राजस्थान जीती। हरियाणा में कोई फेस नहीं था। आज की तारीख में भले कोई दूर बैठा आदमी कह दे कि नायब सिंह सैनी बहुत बड़ा फेस है, नायब सिंह सैनी का फेस सीएम बनने के बाद बना, नहीं तो उनका फेस उनके घर में ही कितने सबसे बड़े फेस रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, ये भी सवाल था। लेकिन नायब सिंह सैनी के फेस पे चली गई चुनाव लड़ने। नायब सिंह सैनी कोई फेस थे? नायब सिंह सैनी से बहुत बड़े बड़े फेस हारने के बाद भी झारखंड में भाजपा के पास है, लेकिन नायब सिंह सैनी के फेस पे गई। फेस जहां पर डिवीजन हो जाता है, जहां नफरत का डोज काम करने लगता है, वहां बीजेपी के लिए फेस की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि वो समाज का डिवीजन ही उनको जिताता है। वही चेहरा, नफरत ही चेहरा हो जाता है। उस एजेंडे पर काम करने का जो है, ये इसलिए मैं झारखंड को अलर्ट कर रहा हूं बार बार कि उस एजेंडे पर
अगर कहीं काम होता दिख रहा है तो सावधान हो जाने की जरूरत है, बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। हाँ मनीष। आप देखिए, करिया मुंडा जो कि झारखंड बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं, राष्ट्रीय नेता भी रह चुके हैं। करिया मुंडा ने ये बातें कही, जो बात आप कह रहे हैं कि झारखंड अन्य राज्यों से थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं भी मानता हूं। और उन्होंने भी, करिया मुंडा ने बताया कि देखिए क्या है कि बांग्लादेश उनसे बीजेपी के हार के कारणों के बारे में जानकारी ली गई कि बीजेपी हार गई, चूंकि जिस क्षेत्र से इस बार बीजेपी के 6 बार के सिटिंग विधायक थे, कालीचरण नीलकंठ मुंडा, नीलकंठ मुंडा भी 6 बार के विधायक, 5 बार के विधायक थे लगातार, वो हार गए। मतलब एक तरीके से वो बीजेपी का गढ़ था, खूंटी में से ही अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए थे। तो बोला गया कि देखो, कभी करिया मुंडा का खूंटी गढ़ हुआ करता था बीजेपी का, वहां बीजेपी की क्या स्थिति हो गई। तो बीजेपी जब अपने गढ़ को ही गंवाने लगे तो अब बीजेपी की स्थिति क्या हो सकती है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, बीजेपी के हार की जो दो मुख्य वजह थी, उसमें से एक था कि जो सिटिंग विधायक थे उनके खिलाफ नाराजगी थी, उनको उनको टिकट दे दिया गया, ये एक वजह है। लेकिन दूसरा, जो बांग्लादेशी के घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, ये मुद्दा झारखंड में कारगर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि देखिए, यहाँ के आदिवासियों को कोई मतलब नहीं है कि बाहर से कौन आता है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कौन उनके जमीन को ले रहा है, कौन घर बना रहा है। उन बाहर, यहाँ के आदिवासियों को उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपने जीवन में मस्त मस्त है। उनको बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन उनके आके जमीन पर घर बना ले रहा है या कौन जमीन ले रहा है। वो अपने ही जीवन में मस्त रहते हैं। इसलिए आदिवासियों के अंदर ये मुद्दा कोई जगह नहीं बना पाया, और बीजेपी को ये भरोसा था कि बीजेपी आदिवासी वोटर को खींच पाएगी, इसमें नाकाम हुई। इसलिए मुझे लगता है कि खासतौर पे, और जहां तक बात रही बाहर, तो उस आदिवासियों के बाद देखिए तो बड़ी संख्या बाहरी वोटर की, मतलब जो बाहर से आके झारखंड में बसे हैं, ऐसे लोगों की है। इसमें भी बीजेपी की कमी हो गई, बाहरी वोटर में भी ऐसे सीट गवा बीजेपी गवा बैठी जो कि बाहरी वोटरों के लिए निर्णायक रहता है। अब बोकारो के अंदर 4 सीटें हैं, बोकारो जिले के चारों की चारों सीटें बीजेपी ने लूज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो शहरी इलाका है वहां भी क्या स्थिति है। इसलिए मुझे एक बात लगता है कि जो घुसपैठियों का मामला पर मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामला आदिवासियों के बीच जगह नहीं बना, गैर आदिवासियों के बीच जगह बना सकती है, लेकिन आदिवासियों के बीच जगह नहीं बना सकती। ये बात करिया मुंडा ने भी कही है। नहीं, करिया मुंडा जैसे नेताओं की तो जरूरत ही नहीं भाजपा को रही, जो गांव में रह करके अपने खेती बाड़ी में मस्त नेता हैं, उनकी जरूरत ही नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं आखिर में कहूंगा, केरल में ये संघ, भाजपा मत देखिए, संघ की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली बड़ी अलग हटके है। वो बड़े स्लो प्रोसेस में, उनको ये नहीं है कि आज हमने शुरू किया कल रिजल्ट चाहिए, वो उनको पता है कि हमको 10 साल बाद चाहिए रिजल्ट। केरल में जहां पर हिंदुइज्म के लिए जगह नहीं के बराबर है, वहां पर जगह बना ली संघ ने, पैठ तो कर ली। पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, अब इतनी जगह वहां पे बना ली है कि वो पलथी मार करके बैठ सकते हैं। जो स्थिति जैसे छठ में ट्रेनों में होता है कि अंगूठे पर खड़े रहने की जगह नहीं, केरला में अंगूठे पे खड़े रहने की जगह नहीं थी संघ के लिए, लेकिन वहां पर अब आराम से कंफर्टेबल पलथी मारने की जगह बना ली। इसलिए मैं कहता हूं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खारिज इस देश में जो संघ की कार्यशैली को बड़े नजदीक से देखता और समझता है, वह व्यक्ति किसी चीज की, किसी आशंका को मतलब खारिज नहीं कर सकता। वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन दोनों के बीच, दोनों इतने मतलब इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं केरला में, इतनी अहम भूमिका है कि वहां पर हिंदुइज्म के बल पर 80-20 के बल पर राजनीति नहीं हो सकती। तो वहां पर मुस्लिम वंशज क्रिश्चियन कर दिया, वहां पर क्रिश्चियनिटी में सेंधमारी कर दी। क्रिश्चियनिटी में कल्पना कर सकते हैं आप, मिशनरीज को भाजपा, वो भाजपा जो धर्मांतरण के खिलाफ और मिशनरीज के धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासियों के बीच घुसती है, मिशनरीज के धर्मांतरण के खिलाफ घुसती है, वो भाजपा केरला में पैठ करने के लिए, जगह बनाने के लिए मिशनरीज के साथ खड़ी हो जाती है।
चर्च में घुसती है, क्योंकि चर्च में घुस करके वो मुस्लिम के खिलाफ क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयों को खड़ा करने के प्लान को जो है वो अमली जामा पहनाती है। साथ में हिंदुइज्म का तड़का जो वहां पर तड़के में इस्तेमाल होता है, वहां दाल नहीं होती, वहां तड़के में हिंदुइज्म का इस्तेमाल होता है कि जो संघ का बेस है, उस बेस के सहारे जो संघ ने कार्डर तैयार किया, उसके सहारे वो हिंदुइज्म का तड़का लगता है। तो सोचिए क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म मिलकर के वहां पर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल भाजपा करती है, जहां कल्पना नहीं कर सकता कोई। तो ये रास्ते हैं। आदिवासी छत्तीसगढ़ में भी हैं, और वही आदिवासी हैं, बड़े जुदा नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ लगता है, वही आदिवासी हैं। उसी आदिवासी पट्टी में भाजपा सेंधमारी करके और जड़ें जमा लेती है उस झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। वही उड़ीसा जहां पर झारखंड से लगे आदिवासी उड़ीसा में है, उसी उड़ीसा की बेटी ने इस बार जो है मोदी जी को मजा चखाया है झारखंड में, कल्पना मुर्मू सोरेन। वही उड़ीसा है, उसी उड़ीसा के आदिवासियों के बीच में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और यही यही एजेंडा, यही हिंदुइज्म, यही नफरत की बातें करके वहां पर घुसते हैं। तो इसलिए झारखंड ने अभी तो मिसाल पेश की, बड़ी मिसाल पेश की, खारिज कर दिया, नफरत के एजेंडे को खारिज कर दिया। लेकिन झारखंड को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये खेल बड़ा है और खेल लंबा है। ये 2020 नहीं है, ये 2020 नहीं, संघ में 2020 नहीं खेलती है, ये मैं बता दूं अभी भी। संघ टेस्ट मैच खेलती है। तो ये टेस्ट मैच है, ये लंबा चलेगा। ये 5 दिन के बजाय 5 साल का भी हो सकता है टेस्ट मैच, 10 साल का भी हो सकता है टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच में सावधान रहना होगा झारखंड के लोगों को, और खासकर सत्ताधारी दल को, जो भी लोग उनके साथ हो, पूरे गठबंधन को, सबको सावधान रहना होगा। ये खुमारी में जैसे ही खुमारी हुई कि सत्ता में आ गए, भाजपा को हरा दिए, मैं कभी भी सारी आलोचनाओं के बाद बीजेपी के एक चीज के लिए दाद देते हैं हम, कि वो कहीं पर भी सरेंडर मोड में नहीं होती है। हारने के बाद तत्काल, जीतने के बाद लोगों की खुमारी उतरती जब तक है, वो हारने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। और झारखंड में वही हो रहा है, काम में लग चुके हैं। अब काम में लगना होगा हेमंत सोरेन को। खैर, ये चर्चा, फोटोग्राफ्स, ये सारा लाइव दैनिक के सौजन्य से आता है और हम आप तक लेके आते हैं। मनीष उसको, उसके पूरा डिटेल भी बताते हैं, तथ्य भी। तो झारखंड के अपडेट्स और खबरें आपको लाइव दैनिक पर, क्यों हम लोग तो बड़ी खबर आती है तो न्यूज लॉन्चर पर लाइव दैनिक से जो इंफॉर्मेशन मिलती है मनीष से, वो हम लेके आते हैं। लेकिन डे टू डे रूटीन में झारखंड की सियासत में क्या चल रहा है, वो सियासी उठापटक पूरे दिन लाइव दैनिक सिर्फ झारखंड के लिए जर्नलिज्म करता है। तो वहां पर कोई छोटी बड़ी सियासी उठापटक कुछ भी हो रहा है, तो वो सब लाइव दैनिक पे मनीष लेकर के मौजूद रहते हैं। तो वहां पर झारखंड के व्यूअर्स जो हैं, जिन्हें झारखंड की हर अपडेट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो वो लाइव दैनिक पे लगातार नजर बनाए रखें, देखें उसको, उसको उसको मदद करें, मतलब प्यार दें, साथ दें उसका। कि इस दौर में जब इतना अलर्ट करने की बात हो रही है, तो अलर्ट करने के लिए वो एक अलार्मिंग सिस्टम है वहां पर जर्नलिज्म के रूप में, लाइव दैनिक। तो उसको आप लोग प्यार दीजिए। वो भी पत्रकारिता पूरे जुनून से करने वाले लोग हैं, तो उनको भी आप लोग साथ दीजिए। मनीष, धन्यवाद आपका, आपने सारे फोटोग्राफ्स और खबर भिजवाई। लेकिन फिर चलते चलते अलर्ट झारखंड, अलर्ट हेमंत सोरेन, इतना ही कहूंगा। नमस्कार।